वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम गॉड्स ग्रैंडवर विच इज़ रिटन बाय जेराल्ड मेनले हॉपकिंस उसके थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। The poem emphasizes the idea that God's greatness can be seen throughout the world. इस पोइम में जो है जो पोइट होता है वो इस पॉइंट पर जोर देता है, एम्फेसाइज करता है that God's greatness can be seen throughout the world, कि तमाम दुनिया में हम अल्लाह ताला की अजमत देख सकते हैं। Although man has damaged the earth with his activities, अगरचे इंसान ने जो है इस ज़मीन को डैमेज कर दिया है, ख़राब कर दिया है अपनी एक्टिविटीज़ से, उसमें लिखा है ना ट्रेड और टॉयल, अपनी मेहनत से, अपने कारोबार से, येट फिर भी God is always there to save it. अल्लाह ताला हमेशा यहाँ मौजूद होता है इस दुनिया में इसको बचाने के लिए। मैन इज़ ट्राइंग टू स्पॉइल नेचर फॉर हिज बेनिफिट, इंसान जो है नेचर को स्पॉइल करना चाहता है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, बट नेचर नेवर स्टॉप्स इट जेनरोसिटी, लेकिन नेचर कभी भी जो है अपनी सखावत को रोकती नहीं है। जेनरोसिटी सखावत देना, वो देती रहती है। द पोइट्स बेसिक पर्पस इज़ टू प्रेज द गॉड्स ग्लोरी। इस पोइम का बेसिक मकसद जो शायर का है, जो पोइट का है, वो ये है कि वो अल्लाह ताला की ग्लोरी को, उसकी अजमत को की तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, तो दिस वाज वन थीम। मेरे नज़र में इसमें एक और माइनर थीम है, ठीक है, छोटा सा एक और थीम, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन का मतलब तो कोई बहुत बड़ा चेंज, जिसे हम इनकलाब कहते हैं, एकदम कोई चेंज आ जाए। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में जब ये जेराल्ड मेनले हॉपकिंस ने पोइट्री लिखी थी, जब वो लिख रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब ये था कि एकदम जो है यूरोप में बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, बहुत ज़्यादा मशीन्स बन गए थे, हर चीज़ जो है वो मशीनों के ज़रिए होने लगी थी और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ ये चीज़ें बन गई थी। तो ज़ाहिर है इससे फिर जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, पोल्यूशन हुई और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है उससे क्रिएट हुए। ठीक है, और ज़मीन को ज़ाहिर नुकसान पहुंचा, रॉ मटेरियल ज़मीन से ही हासिल किया गया। तो पोइट्स ने जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, या राइटर्स ने, ज़ाहिर है उनको इतना पसंद नहीं किया, वो उसकी कुछ अगेंस्ट लिखते थे कि इसने जो है अर्थ और नेचर जो है वो डैमेज हो गई है। अ माइनर थीम इज़ द डैमेज डन टू द अर्थ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दैट अकर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इस पोइम की एक छोटी थीम ये है कि डैमेज डन टू द अर्थ, कि ज़मीन को बहुत नुकसान हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, दैट अकर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में हुआ। मशीन्स टुक मैंस प्लेस इन वेरियस फील्ड्स, कहीं ज़्यादा फील्ड्स में, कहीं ज़्यादा शोबों में, प्रोफेशंस में इंसानों की जगह मशीन आ गए। इन नेचर सफ़र ड्यू टू अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन की वजह से नेचर को नुकसान हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि लोग गांव से हट कर जो है आकर शहरों में बसने लगे, जिसकी वजह से जो है नेचर को बहुत नुकसान हुआ, पोल्यूशन हुई। शहरों में अगर कोई ट्रीज़ वगैरह थे वो भी कट गए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी बढ़ गई, ठीक है, शहरों में स्पेशली। तो अर्बनाइजेशन की वजह से नेचर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से नेचर ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। द पोइट रेफर्स टू द कटिंग ऑफ ट्रीज इन दीज वर्ड्स, द सॉइल इज़ बेयर नाउ। पोइट ने जो कहा द सॉइल इज़ बेयर नाउ, ये असल में कह रहा है कि जिस तरह इंसानों ने ट्रीज़ को काटा है और हर चीज़ को ख़राब कर दिया है, सॉइल बिल्कुल जो है वो बेयर हो गई है, बिल्कुल खाली और नंगी हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोनेट क्या है। ये जो हमने जो पोइम पढ़ी है ना, जिसने लेके गॉड्स ग्रैंडवर, ये एक सोनेट है। सोनेट एक ख़ास किस्म की पोइम होती है। ठीक है, सोनेट इज़ अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आपने देखा होगा इस पोइम में जो मैंने आपको पढ़ा, इसमें 2 स्टेंजास हैं। ठीक है, सोनेट जो है वो एक पोइम होती है 14 लाइन्स की, जिसमें 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ होता है। द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स कॉल्ड ऑक्टेव। सोनेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें 8 लाइन्स होती हैं, मतलब 14 लाइन्स 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 8 लाइन्स होती हैं, सेकेंड पार्ट में फिर 6 लाइन्स होती हैं। द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स कॉल्ड ऑक्टेव, फर्स्ट पार्ट को ऑक्टेव बोलते हैं। द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स कॉल्ड सेस्टेट, सेकेंड पार्ट 6 लाइन की होती है उसे सेस्टेट बोलते हैं। वोल्टा और चेंज ऑफ थॉट अकर्स आफ्टर ऑक्टेव। वोल्टा हम कहते हैं 8 लाइन्स के बाद, ऑक्टेव के बाद पोइम में, सोनेट में वोल्टा आता है। वोल्टा का क्या मतलब? वो चेंज ऑफ थॉट। चेंज ऑफ थॉट का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट हिस्से में, ऑक्टेव में, पोइट कोई मसला बयान करता है, कोई टेंशन बयान करता है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है। 8 लाइन्स के बाद, ऑक्टेव के बाद जो 6 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट होता है, उसमें उस मसले का हल बताया जाता है। ठीक है, द सेस्टेट गिव्स रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन। सेस्टेट जो सेकंड पार्ट है वो किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करता है, उसका जवाब देता है, ऑफर सम सोल्यूशन या कोई सोल्यूशन बताता है, और रिजॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंटेड इन द ऑक्टेव।
ऑक्टेव में कोई सवाल किया गया होगा, कोई मसला बताया गया होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट बताया गया होगा, और सेस्टेट में उस क्वेश्चन का आंसर होता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बताया गया हो उसका सोल्यूशन होता है। द सोनेट वाज ओरिजिनेटेड इन इटाली। ये जो मैं आपको सोनेट बता रही हूँ ना, जो स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ये वो सोनेट है जो ओरिजिनली इटली से आया था। उसके बाद और टाइप्स ऑफ सोनेट्स भी हैं, स्पेशली शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा, शेक्सपियरियन सोनेट, उसका स्ट्रक्चर पर डिफरेंट है, ठीक है। वो भी 14 लाइन्स की हैं, इन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। ये जो मैं आपको सोनेट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ये वो वाला सोनेट जिसको पेट्रार्कल सोनेट बोलते हैं, जो कि इटाली से आया था। सो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। 2 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये जो हमने किया है ना गॉड्स ग्रैंडवर, ये इसी तरह का पोइम, इसी तरह की पोइम है। इसमें फर्स्ट 8 लाइन्स में उसने प्रॉब्लम बयान किया। प्रॉब्लम क्या कि दुनिया में तो अल्लाह ताला की ग्लोरी है, इंसान इसको ख़राब कर रहा है और उसमें चल रहा है, और इसके मेन स्मजेस हैं, ज़मीन पर इंसान के दाग लगे हुए हैं, उसकी स्मेल यहाँ फैली हुई है, वगैरह वगैरह। लेकिन 6 लाइन्स में वो उसकी मसले का हल पेश करता है, या एक उम्मीद बयान करता है, वो ऑप्टिमिज्म शो करता है। वो कह रहा है कि इस सब के बावजूद नेचर इज़ नेवर स्पेंट। वो यहाँ से उसकी फर्स्ट लाइन शुरू होती है। नेचर भी अपना जो है वो स्टॉप नहीं करेगा। अगर इंसान तो उसके साथ बुराई कर रहा है, लेकिन नेचर फिर भी देती जा रही है। हर चीज़ के नीचे डेयरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स वो बता रहा है। और अल्लाह ताला हमेशा जो है इस दुनिया पर के ऊपर है, इसके बारे में सोचता है, और उसको नया जो है इसमें नई तख्लीक करता रहता है, ठीक है। दुनिया को अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। तो फर्स्ट 8 लाइन्स में मसला था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो थोड़ी सी नाउम्मीदी थी इंसान के बारे में कि अपनी एक्टिविटी से ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट 6 लाइन्स थे, जो सेकंड सेंसर था, जो सेस्टेड था, उसमें उसका जो है वो उम्मीद बताई गई है, ठीक है। उस मसले को सॉल्व किया गया है। सो दिस वाज सोनेट। ये पोइम एक सोनेट है, तो ये बताना मैंने समझा कि ये बताना आपको ज़रूरी है। लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुई है, इसमें बिल्कुल फर्स्ट 2 लाइन्स में सिमिली इस्तेमाल हुई है। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सिमिली और मेटाफर वगैरह ये सब मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने इसकी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टली मैं बताती हूँ कि 2 चीज़ों को जब हम कंपैरिजन करते हैं और लाइक या एज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे सिमिली कहते हैं। इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉइल। यहाँ पर लाइक का वर्ड इस्तेमाल हुआ। इट का मतलब है गॉड्स ग्रेटनेस, अल्लाह ताला की ग्रेटनेस हमें नज़र आएगी। जिस तरह जो है फॉइल को शुक किया जाता है और उसकी जो शाइनिंग होती है, उसी तरह अल्लाह ताला की ग्रेटनेस भी इस दुनिया में फैली हुई नज़र आती है हर जगह। It gathers to a greatness like the ooze of oil crushed. It gathers to greatness, और अल्लाह ताला की जो अज़मत है वो इकट्ठी होती है और भी अजीम हो जाती है, और भी पावरफुल हो जाती है। उस तरह जिस तरह हम किसी भी सीड को क्रश करके उसको ऑयल निकालते हैं, यहाँ पर भी लाइक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अल्लाह ताला की अज़मत को उन्होंने कंपेयर किया है उस ऑयल से, उस सीड से जिससे हम ऑयल निकालते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेटाफर, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। वही जो सिमिली था वही चीज़ है, लेकिन इसमें 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन लाइक और एस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। होली गोस्ट इज कंपेयर टू मदर बर्ड दैट ब्रूड्स एंड हैचेस यंग बर्ड्स। यहाँ पर होली गोस्ट को मतलब गॉड को एक मदर बर्ड से कंपेयर किया गया है जो ब्रूड करती हैं, ठीक है, और हैचेस यंग बर्ड्स, और यंग बर्ड्स जो है वो पैदा करती हैं। मतलब अल्लाह ताला फिर भी इस दुनिया में जो है नई चीज़ें बनाता रहता है, और नेचर को उसने पावर दी हुई है। नेचर जो है इंसान के लिए जो है नई चीज़ें तख्लीक करती रहती हैं, ठीक है। सिंबल, इसमें सिंबल जो है इस्तेमाल हुआ है, मैंने आपको वहाँ बताया भी था पोएम में। वन थिंग रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स, स्पेशली अ मटीरियल थिंग रिप्रेजेंटिंग समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। सिंबल क्या होता है? एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे उसे सिंबल बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली ख़ास तौर पर मटीरियल थिंग, एक मटीरियल थिंग, एक सॉलिड चीज़, एक मादी चीज़ जो कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को जो है ख़याली चीज़ को पेश करे। जैसे मैंने आपको बताया था, रेड कलर जो है वो आमतौर पर ख़तरे का जो है वो माना जाता है। रेड कलर अक्सर कहीं हो उसमें जो है वो ख़तरे का सिंबल है। इसी तरह डव जो फाख्ता है वो एक मटीरियल चीज़ है, ठीक है, सॉलिड चीज़ है। फाख्ता को कहते हैं अमन का सिंबल है, पीस का सिंबल है। तो पीस या डेंजर ये चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जो हम टच नहीं कर सकते। तो इसमें एक सिंबल इस्तेमाल हुआ है। इन दिस पोएम रॉड इज़ अ सिंबल फॉर अथॉरिटी एंड पावर। इसमें है कि इंसान उसके रॉड से क्यों नहीं डरता, क्यों परवाह नहीं करता। रॉड क्या है? वो अल्लाह सिंबल है अल्लाह ताला की अथॉरिटी और उसके पावर के लिए। इमेजरी जो है इस पोएम में इस्तेमाल हुई है। इमेजरी को ऑलरेडी
नए नए एक वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इमेजरी जिसमें हम 5 सेंसेस, राइटर्स ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो 5 सेंसेस को अपील करता है, ठीक है। इंसान के जहन में या कोई तस्वीर बनती है या वो मतलब इमेजिन करता है कि वो कुछ सुन रहा है, ठीक है, या स्मेल करता है या टच करता है या टेस्ट करता है। यहाँ पर विजुअल इमेजरी इस्तेमाल हुए, विजुअल जिसको हम देख सकते हैं। शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉइल, जब वो कहता है शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉइल तो मतलब हमारे जहन में वो पिक्चर आती है फॉइल की कि जब वो हिलता है तो किस तरह उसमें शाइनिंग जो है वो हमें नज़र आती है, जहन में पिक्चर बनती है। ऊज ऑफ ऑयल क्रश्ड, वही जब सीड को क्रश किया जाता है उससे ऑयल निकलता है, हमारे जहन में जो है वो पिक्चर लेकर आता है, वो एक इमेज लेकर आता है ये जुमला। विद वार्म ब्रेस्ट्स, विद वार्म ब्रेस्ट्स, हम इसको फील करते हैं, हम उसको देख सकते हैं ब्रेस्ट्स को। विद ब्राइट विंग्स, और ब्राइट खूबसूरत कलर के विंग्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ऑल्फैक्टरी इमेज, सेंस ऑफ स्मेल, एक और इमेज भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी इमेजरी उसे कहते हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जिससे हमारे सेंस ऑफ स्मेल को जो है वो अपील करता है, ठीक है। एंड शेयर्स मैंस स्मेल, उसने कहा इस ज़मीन पर इंसान के लगाए हुए दाग हैं। एंड शेयर्स मैंस स्मेल, और इस ज़मीन से इंसान की स्मेल आती है, ठीक है, उसके कामों की और उसकी वजूद की स्मेल आती है। तो ये भी जो है सेंस ऑफ स्मेल को अपील करते हैं ये वर्ड्स, ये भी इमेजरी में आता है। Next is alliteration. Alliteration is the repetition of similar sounds at the beginning of nearby words. Alliteration क्या होती है? ये असल में सारा राइम और रिदम में अब हम जाएंगे, वो मेटाफर सिमिली ज़रा कॉन्सेप्शनल चीज़ें थी। लिटरेशन राइम और रिदम के बारे में, म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पैदा करना, ठीक है। शायरी लिरिकल होती है, वो एक इसमें म्यूज़िकल इफ़ेक्ट होता है। लिटरेशन से म्यूज़िकल इफ़ेक्ट आता है। लिटरेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स, करीबी करीबी अल्फाज हो, ज़रूरी नहीं कि एक के बाद दूसरा वर्ड हो, मतलब थोड़े से फासले पर ऐसे अल्फाज हों जिनके शुरू के जो बिगिनिंग वर्ड साउंड्स हैं वो सिमिलर हों। अच्छा, ये साउंड्स जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हो सकते हैं और वॉवल साउंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज के शुरू में जो रिपीट होते हों एक जैसे, तो वो लिटरेशन कहलाता है। एग्जांपल्स देखें, इस पोएम में बहुत ढेर सारी लिटरेशन यूज़ हुई है, इसको आप में सारा जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। एग्जांपल्स, गॉड्स ग्रैंडवर, इसके टाइटल में भी क्या है? जी, गॉड्स ग्रैंडवर, ये रिपीट हो रहा है। गैदर्स टू ग्रेटनेस, ठीक है, जी और जी, फिर जी की आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही है। शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉइल, SH और SH की आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है, बहुत करीबी अल्फाज, बहुत करीबी वर्ड्स में। ऊज फॉइल क्रश्ड, ओ की आवाज़ जो है ये वॉल साउंड है, लेकिन वॉल साउंड भी जो है अगर किसी लफ्ज़ के 2-3 अल्फाज के बिगिनिंग में करीब वो रिपीट हो रहा हो, वो एलिटरेशन होती है। wreck his rod, why do men then not wreck his rod, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट पैदा होता है, जब उसको तेज़ी से पढ़ा जाता है इससे खूबसूरती जो है वो पैदा होती है। हैव ट्रॉड। अब अगर कोई भी पोइट जो है किसी भी पोएम में इस तरह का वर्ड्स वो यूज़ करें तो ज़ाहिर है उसमें भी जो है एक तरह के वर्ड जो है वो रिपीट होते हैं। यहाँ पर 2 लिटरेशन है, हैव, एच को साउंड जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए टी, हैव ट्रॉड। नेक्स्ट, नाउ नॉर, ये वो वाला जुमला है जिसमें कहते हैं द सॉइल इज़ बेयर नाउ नॉर कैन द फुट फील। नाउ और नॉर करीब, फुट फील में भी देखें एफ का वर्ड रिपीट हो रहा है। बट फॉर ऑल दिस नेचर इज़ नेवर स्पेंट, नेचर इज़ नेवर, ठीक है। देयर लिव्स डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स, डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन, डियरेस्ट और डीप डाउन में डी रिपीट हो रहा है। दो द लास्ट लाइट्स, दो द TH की साउंड, लास्ट लाइट्स LL की साउंड। ब्राउन ब्रिंक, बी, बेंट वर्ड ब्रूट्स, बी और बी अगरचे दरमियान में वर्ड है लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि वर्ड्स बिल्कुल ही करीब हो, दरमियान में 1 या 2 वर्ड्स हो सकते हैं। विद वार्म ब्रेस्ट, विद वार्म, W और W की आवाज़ जो है वो एक सिमिलर साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। अच्छा जी, इसमें कॉन्सोनेंट्स भी है, कॉन्सोनेंट्स और एलिटरेशन, और एक और यहाँ पे हम बताएंगे आपको, ये एक तरह की राइम और रिदम से बिलोंग करते हैं। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, अच्छा वो कोई भी साउंड हो सकता है एलिटरेशन और अल्फाज के शुरू में होता है, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ नियर बाय वर्ड्स, करीबी अल्फाज में
कोई किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो, लेकिन ये अल्फाज के शुरू में भी हो सकती है, मिडल में भी और एंड में। ज़ाहिर है अगर सिर्फ शुरू की बात करें तो वो अलिटरेशन में आ गया, लेकिन ये शुरू में भी हो सकती है, बिगिनिंग में भी और एंड में भी हो सकती है, ठीक है। इसकी मिसाल इस पोएम में कॉन्सोनेंट्स भी है इस्तेमाल हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रैंडोर ऑफ गॉड, अब जी को हम ले ले तो वो अलिटरेशन है, ठीक है, लेकिन ग्रैंडोर ऑफ गॉड अगर हम डी को ले ले, ग्रैंडोर में मिडल में है, गॉड में आखिर में है, फिर भी ये डी करीब करीब रिपीट हो रहा है, सो दिस इज कॉन्सोनेंट्स। मैन्स स्मज, इसमें डबल जो है वो कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल हुआ है, मैन और स्मज। एम मैन की शुरू में है, स्मज में एम जो है वो दरमियान में आता है, फिर भी ये रिपीट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट्स है। मैंस स्मज एस देखे, एस मैंस के आखिर में है और दूसरा एस जो है वो स्मज के शुरू में है, फिर भी ये कॉन्सोनेंट्स है क्योंकि एक जो है एंड में आ रहा है, एक स्टार्ट में आ रहा है, लेकिन सिमिलर साउंड्स जो है, और ये सिर्फ जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए ये कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। जनरेशंस हैव ट्रॉड, अब मैंने आपको बताया हैव ट्रॉड रिपीट हुआ है तो उसमें सब कुछ आएगा। इसमें लिटरेशन भी हो गया टी की, और अब इसमें जो है वो कॉन्सोनेंट्स भी हो गया है, इसे डी हैव ट्रॉड, ठीक है। अब शुरू को तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि शुरू अगर है तो वो लिटरेशन में होगा। सेयर्ड विद ट्रेड, ब्लेयर्ड, स्मेयर्ड विद टॉयल, अब ये सेयर्ड, ब्लेयर्ड, स्मेयर्ड, इसमें डी का वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेयर्ड, ट्रेड, ब्लेयर्ड, स्मेयर्ड, टॉयल। Word broods, because the Holy Ghost or the bent word broods, word broods, डी जो है इसमें रिपीट हो रहा है करीबी, तो ये तमाम क्या है कॉन्सोनेंट्स। अब हम एसोनेंट्स डिस्कस करेंगे, ये भी वही राइम है, रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन द नियर बाय वर्ड्स। ये वॉल साउंड्स होता है नियर बाय वर्ड, लेकिन ये इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल वॉल साउंड्स जो अंदर होता है। अगर शुरू के वॉवल साउंड है तो वो तो एलिटरेशन हो गया ना, जैसे ऊज फॉइल ओ की आवाज़ है लेकिन वो शुरू में इनिशियल साउंड है तो वो तो एलिटरेशन, लेकिन अगर अंदर जो है इंटरनल वॉल साउंड है अल्फाज में और वो करीबी अल्फाज हैं तो वो एसोनेंट्स कहलाएंगे। इसमें भी यूज़ हुआ है ट्रॉड, हैव ट्रॉड। मैंने आपको बताया इसमें सब कुछ आ सकता है क्योंकि करीबी एक जैसे अल्फाज है, ओ साउंड रिपीट हो रही है। सेयर्ड, स्मेयर्ड, ब्लेयर्ड, अगर से दरमियान में वर्ड्स मैंने काट दिए हैं, बहरहाल हैव सेयर्ड, स्मेयर्ड, ब्लेयर्ड विद टॉयल। तो सेयर्ड में SEA की आवाज़ जो है ये कौन वोवल साउंड, इंटरनल वोवल साउंड है, ये रिपीट हो रहा है करीबी, सो दिस इज एसोनेंट्स। So this was all about the literary devices of the poem. Hopefully आपको ये poem with its literary devices in themes clear हुई होगी. Thank you very much for watching the video.